आप सभी का स्वागत है खबर इंडिया की नई श्रृंखला में। श्रृंखला का नाम है राजनीति का पोस्टमार्टम। इस नई श्रृंखला में हम देश के अंदर हो रही विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे और उसका पोस्टमार्टम कर उसकी अंतःकरण का जो निष्कर्ष है वो आप लोगों के बीच में लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आज इस श्रृंखला का पहला एपिसोड हम प्रारंभ कर रहे हैं बंगाल में हो रही चुनावी सरगर्मियों को जो है मद्देनजर रखते हुए। आज मेरे साथ हैं शिवम, ये एक राजनीतिक रिसर्चर हैं, एक स्टूडेंट हैं और इन्होंने काफी दिनों से जो है बंगाल में जाकर बंगाल की राजनीति पर जो है अध्ययन किया, उसके ऊपर रिसर्च किया और आज हम उनकी रिसर्च को आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहते हैं कि कैसे बंगाल में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है रोज वहां का जो मौसम है वो बदल रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है और उस उतरते चढ़ते माहौल में कैसे ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर से लोग जो है कूदते फांदते हुए जो है भाजपा में जा रहे हैं, कैसे ममता बनर्जी का पूरा कैडर भगवा होता जा रहा है। चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली की बात कर लें, चाहे कल हुई मालदा में योगी आदित्यनाथ जी की रैली की बात करें, तो वहां पर जिस प्रकार से एक नया रंग जो है बंगाल की राजनीति में दिख रहा है, आज हम पूरे के पूरे आंकड़ों के साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो शिवम, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा पर। और बंगाल की इस जो पूरी की पूरी जो आपने अध्ययन किया, जो आपने पूरे बंगाल की राजनीति को समझा, तो आज जरूरत है हम देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने सिलसिलेवार तरीके से कुछ आंकड़े रखने का प्रयास करें। तो जब हम बंगाल के अंदर डेवलपमेंट की बात करते हैं, बंगाल के अंदर एक हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको बंगाल के अंदर विकास कहां मिला, कहां पहुंचता हुआ दिखा, या बंगाल अभी जो है एक टुडलर की तरह जो है वहां पर बिस्तर में है? क्या कहते हैं आप? इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब कुछ रिसर्च किया, क्योंकि बंगाल जो थी, जो भारत आज फ्यूचर में सोचेगी, वो बंगाल पहले सोच लेती थी। ये बंगाल को बोला जाता था और ये कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी तीनों ने मिलके बंगाल को कैसे बर्बाद किया है, आंकड़ों के साथ हम बताते हैं आपको। ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है देश में, ये जो है 30% बंगाल में होता था, ठीक है। और इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को 3.5% पे ला दिया गया है। यानी कि वामपंथी, टीएमसी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर बंगाल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बर्बाद कर दिया। देश का हब माना जाता था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 30% उसका योगदान था, आज उसको 3.5 पे ला दिया गया है। और जीडीपी की आंकड़ा को ही देखिए, महाराष्ट्र से 5% ज्यादा जीडीपी थी, ठीक है। आज महाराष्ट्र से 35% कम जीडीपी हो गया, यानी महाराष्ट्र से लेस देन 1/3 जीडीपी हो गया है। यह हाल कर दिया है बंगाल का। अभी दवाई में विश्व में भारत का नाम चल रहा है। भारत जो है कोरोना वैक्सीन सब जगह पहुंचा रही है। ये तो हमारी नीति है कि हम दूसरों की भलाई करना सोचते हैं। आम में भी हम लोग दूसरों की भलाई करना सोचते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स जो है, इसमें जो है वेस्ट बंगाल का 70% योगदान था। और ये 70% जो योगदान था, ये आज के दिन ये तीनों ने मिलके आज 10% पे ला दिया फार्मास्यूटिकल्स को। हम बात कर लेते हैं आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भारत में आज 20वां स्थान पे ला दिया है वेस्ट बंगाल को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि गुजरात में अभी योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने हैं, उत्तर प्रदेश में भरमार कर दिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। और बंगाल में 1%, जो बंगाल मतलब जो आज भारत, वहां नाम था बंगाल का, आज बंगाल में 1% एफडीआई। कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? अगर आप एफडीआई नहीं लाओगे तो आपको कहां से रोजगार मिलेगा, ठीक है। और आपको बताते हैं कि जो पिछले 10 साल की बात करें अगर ममता बनर्जी के टाइम में, तो उन दोनों ने तो बर्बाद किया ही किया है। ममता बनर्जी भी, कोई देखते होंगे कि आज योगी आदित्यनाथ सैमसंग आया नॉर्थ, वहां से ये उद्घाटन कर रहे हैं, गुजरात में उद्घाटन हो रहा है। लेकिन बंगाल में टीवी में दिखा कि कभी वहां कोई बड़ा फैक्ट्री लगा है, अरे भाई, जब तक इंडस्ट्री नहीं लाओगे, हमारे इतना युवा जो है इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, उनको बेरोजगारी में अगर भाई आप नहीं दोगे, वेस्ट बंगाल में जो हब था वहां तो फैक्ट्री आनी चाहिए। अभी अगर बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार बनती है तो आपको हम बता देते हैं कि फिर फार्मास्यूटिकल उसी ऊंचाई पे पहुंचेगी।
सारे सेक्टर जो है युवाओं को पूर्णतः रोजगार मिलेगा। आज ये आंकड़े निश्चित तौर पर बंगाल की जनता के जो है आंख और कान खोलने के लिए ये इतने चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि जो सरकार तुष्टीकरण की पराकाष्ठाएं पार कर रही हो, जो सरकार मां माटी मानुष की बात करके सत्ता में आती है पर माल मियां और मदरसों की राजनीति में जो है आकर सम्मिलित हो जाती है, जिस राज्य के अंदर जो है 250 करोड़ से अधिक का जो है एनुअल बजट जो है मदरसों के लिए हो जाता है, पर जो इंडस्ट्रियल बजट है वो कहीं 200 करोड़ के आसपास टिक जाता है, तो समझने की जरूरत यह है कि वहां के राजनीतिक हुक्मरानों ने तुष्टीकरण की राजनीति को जो है किस प्रकार से हवा दी है। तो तुष्टीकरण की राजनीति का जो है शिवम क्या हाल है, क्या आपके आंकड़े, क्या आपका रिसर्च बताता है? जब मैंने बंगाल की जनताओं से बात किया तो जो कोलकाता के आसपास के जनता थे वो तो मिली जुली रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन जो ग्रामीण एरिया की जनता है, जिस एरिया में मुस्लिम जनसंख्या जो है 40%, 50%, 60% है, वहां की जनता से जब बात किया, हमारी संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देती है, ठीक है, ये बाबा साहब ने हमको सबको, ये चाहे जनसंख्या एक जैन इतना कम है फिर भी उसको धार्मिक स्वतंत्रता, उसको अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। और बंगाल में जब मैंने ग्रामीण एरिया के जहां मुस्लिम पॉपुलेटेड है वो बोला कि मुझे रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है, यानी कि बंगाल में जिस जगह पे हिंदू पॉपुलेशन कम है वहां रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है। हनुमान जयंती जिसको हम लोग मनाते हैं, हनुमान जयंती को बंगाल में जो है जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है हनुमान जयंती का। सरस्वती पूजा, ये जो क्या कहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये 3 जगह सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और जब मैंने जनता से बात किया तो बोले कि सरस्वती पूजा स्कूल में नहीं करने दिया जाता है, और अगर हम लोग घर के पास करते हैं तो हमारे पंडाल में आग लगा देता है, और जब वही शांति दूत आग लगाते हैं, और जब जाती है पुलिस से कंप्लेन करने के लिए तो ममता की पुलिस जो है कोई सुनती, बोलती है मेरे पंडाल में सरस्वती पूजा पे आग लगा दिया गया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और क्या कहते हैं, जैसे जगन्नाथ है, ठीक है, तो ममता बनर्जी क्या करती है, कोलकाता एरिया में जहां मीडिया का पहुंच है वहां जगन्नाथ में खुद भी शामिल हो जाती है, ठीक है। और जो मतलब जिस एरिया में हिंदू जनसंख्या माइनॉरिटी हो गई है, दुर्भाग्य है इस देश का कि हिंदू जनसंख्या माइनॉरिटी, डेमोग्राफी बर्बाद कर दिया गया है बंगाल का, और ममता बनर्जी खुद संसद में पेपर फाड़ देती थी कि आप बांग्लादेशी को कब निकालिएगा, वो ममता बनर्जी आज जगन्नाथ की रथ यात्रा को निकालने नहीं देती है। ये तो आपको मैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात बता रहा हूं। अब आपको बताता हूं, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 का भी वॉयलेशन नहीं लगता आपको? बिल्कुल, हमारे बाबा साहब ने, चाहे वो हमारी देश की संस्कृति रही है कि जिसको इजराइल में सबको भगा दिया गया और हमारे भारत ने उसको शरण दिया, जिसको पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिलता है। हमारा जो है सर्वे भूमन्तु सुखिनः का जो हमारा विचार है, हमारे आदर्श है, भारत के आदर्श वाक्य हैं, तो हम दूसरों को शरण देते हैं, ये है। और यहाँ होता क्या है, हमको अपना तीर्थ मनाने के लिए हमको अपना धार्मिक स्वतंत्रता हमको नहीं मिलता है। ये मतलब कागज पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, प्रैक्टिकल कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। हम अगर तुष्टीकरण की बात करें तो ममता बनर्जी ने जैसे ही सत्ता संभाली तो एक संप्रदाय विशेष को जो है उन्होंने खुश करने के लिए तमाम योजनाएं निकाली, जो है मौलवी को से लेकर मुअज्जिनों के लिए उन्होंने जो है सैलरी का प्रबंध किया। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने उनके उन निर्णय को जो है क्वैश करने का प्रयत्न किया, और उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको दिखता है कि कैसे जो है भाजपा ने स्लाइड विक्ट्री वहां पर करी, 18 सांसद वहां पर लेके आए, और जो है 4-5 सांसद तो बहुत ही कम अंतर के मार्जिन से हारे हैं, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो है वहां पर हिंदू लोगों को जो है अपीज करने के लिए पंडितों को, पुरोहितों को जो है 1000 रुपए का भत्ता करके हिंदुओं को जो है छलने का जो है एक कार्यक्रम अभी ताजा जो है चालू किया है। हम जब आपको बताते हैं कैसा कैसा, जब इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब वोट के लिए क्या करोगे। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम जनसंख्या है, तो ममता बनर्जी सोची कि अगर इसको हम खुश कर देंगे, अगर हम रोजगार नहीं भी देंगे, इसको मोदी के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम से इसको डरा देंगे, जैसे कि आपने कैराना में देखा होगा, उत्तर प्रदेश को कैराना में जो ये 2019 से पहले चुनाव हुआ था, तो जो महिला बोली थी कि जिन्ना को सपोर्ट की थी, वो महिला को फतवा दे के जिता दिया गया था कैराना में। सेम यही कॉपी हमको वहां कैराना से तो हिंदू का पलायन भी हुआ था, जब राष्ट्रवादी सरकार बनी है तब से तो
एकदम आतंकवादियों का नाश कर दिया है। जो अखिलेश यादव आतंकवादियों केस वापस लेती थी, वही नीति बंगाल में भी है। वहाँ ये इमाम जो हैं उनको 2500 रुपया दिया जाता है, मौलवी को 3500 रुपया दिया जाता है। जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो है सरकार को फटकार लगाती है, बोलती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो लोग बोलते हैं संविधान खतरे में है, यहां पे उनकी हिपोक्रेसी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? मेडिकल एंट्रेंस जो होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं धार्मिकता के आधार पर दिया जाता है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी मेडिकल एंट्रेंस में लोगों के जीवन से खतरा है। मेडिकल क्षेत्र ही अभी कोरोना में हम लोग को बचाया है, ठीक है, और उसमें भी उन्होंने रिजर्वेशन देने की कोशिश की। आपको बताता हूं, इतना नफरत है, इतना वोट की स्वार्थपन है कि रामधनु बुक में लिखा हुआ था, ठीक है, रामधनु को रंगधनु बना दी। बुक में मां लिखा हुआ था, तो मां लिखा हुआ था तो मां को अम्मी बना दी। भाई ये कैसी तुष्टीकरण है? आकाशी था बुक में एक जगह लिखा हुआ है, उस आकाशी को आसमानी बना दी। ये तो कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करने लगी है। तो अगर हम इसको सरल अर्थों में समझने का प्रयास करें तो पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं एक तरह से सांप्रदायिक रंग में रंगता जा रहा है। वहां की सरकार तुष्टीकरण की सभी पराकाष्ठाओं को पार कर रही है और चर्चा हो रही थी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ओवैसी कोई जो है बहुत बड़ा तड़का लगाने वाले हैं और उस तड़के से पहले वो वहां पर जो है एक पीरजादा, जो एक बहुत बड़े मुस्लिम समाज के अंदर एक धार्मिक गुरु बताए जाते हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और उनके साथ उन्होंने मुलाकात करके वहां एक गठजोड़ बनाने का प्रयास किया। परंतु जो ताजे डेवलपमेंट हैं, उस ताजे डेवलपमेंट के को अगर हम देखते हैं तो उन्हीं पीरजादा साहब ने जो है एक आईएसएफ करके एक पार्टी बनाई और वो अभी एक नए गठबंधन, जो कांग्रेस, वामपंथ और आईएसएफ का गठबंधन एक नया बना है और वो कहीं ना कहीं देश के अंदर शरिया लगाने की बात करते हैं, देश के अंदर तमाम जो है इस्लामिक कानून को लगाने की बात करते हैं। पर आज देश की जनता को यह समझाने की आवश्यकता है शिवम कि यदि हम सेक्युलर राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यदि हम देश को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलाने की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम पार्टियां कैसे एक संप्रदाय विशेष की राजनीति या एक संप्रदाय विशेष की ठेकेदारी करने वाले लोगों को गले लगाती हैं, कैसे ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स को जो है अपने साथ लेकर चलती हैं और कैसे वोटों की फसलों को जो है काटने का प्रयास करते हैं। तो आज की ताजा खबर के अनुसार कहीं ना कहीं एआईएमएम के चीफ जो हैं ओवैसी, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि बंगाल में जो वो करना चाह रहे थे वो जो है उनके मंसूबों पर जो है कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस नए बेमेल गठजोड़ को इस तरीके से एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मैं कहूंगा, क्योंकि जहां पर देश की अखंडता के ऊपर बात आती है, जहां पर देश के संविधान के खिलाफ की बात आती है और जहां पर इस प्रकार के गठजोड़ होते हैं, आप देखते हैं कि केरला में कांग्रेस उसी वामपंथियों के विरोध में खड़ी है और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वोटों की फसल काटने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो इन वामपंथियों के साथ एक गठबंधन कर रही है। तो इस एंगल पे आपका रिसर्च क्या कहता है? देखिए, जो मैंने आपको बताया तो ये लोग जो हैं, आपने राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा उठाया, ठीक है। मैं बंगाल में जब गया, जब बंगाल के बारे में पढ़ा, काफी रिसर्च किया, तो राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं, आर्मी का सम्मान सब करते हैं। वहां पे आर्मी जब रूटीन एक्सरसाइज करती है तो बोला जाता है कि आर्मी जो है तख्ता पलट कर रही है। पाकिस्तान में आर्मी तख्ता, हमारे आर्मी जो कि केरला में बाढ़ आया, जहां आया, कश्मीर में बाढ़ आया, ना धर्म देखा ना जात देखा। हमारी आर्मी देश की आर्मी है, किसी पार्टी की आर्मी नहीं है। आर्मी को आप रूटीन एक्सरसाइज करने नहीं दोगे। आर्मी जब बंगाल में रूटीन एक्सरसाइज करने गई तो बोले कि ये मोदी मेरा तख्ता पलट करना चाहता है। दानापुर में आर्मी एक्सरसाइज की, हर जगह की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आर्मी एक्सरसाइज करती है, लेकिन जब वहां पे आर्मी रूटीन एक्सरसाइज की तो बोले मेरी तख्ता पलट करना चाहती है। जनरल जीडी बख्शी हैं, उनको सब जानता है। वो जो है बलूचिस्तान जो है, जो ठीक है, भारत के हित में है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, ठीक है। वो ये सोचिए एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे जनरल जीडी बख्शी। ममता बनर्जी जो है वो बोली कि जो भाई आप बलूचिस्तान के खिलाफ अगर यहाँ कॉन्फ्रेंस करते हो तो बंगाल का माहौल बिगड़ जाएगा। अरे बंगाल पाकिस्तान है क्या? बंगाल में आदमी बलूचिस्तान, हम अगर यहाँ अगर बैठ के हम बोले कि हम पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना चाहते हैं, भाई ये मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जो देश की सेवा की जनरल बख्शी,
उनको जो है बलूचिस्तान पे कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया गया, बोला माहौल खराब हो जाएगा। भाई कैसे माहौल खराब हो जाएगा? ममता बनर्जी की अपीजमेंट की तमाम जो उनके प्रमाण हैं वो देश के सामने चीख चीख कर बोल रहे हैं। एक समय में ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाने वाले इमाम बरकती, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन की मौत पर जो है नमाजे जनाजा पढ़ा, तो आज ऐसे लोग वहां पर जब शह पाते हैं तो इससे बंगाल की जो हिंदू समाज है उसके ऊपर कैसा मैसेज जाता है? वहां के लोग क्या क्या समझते हैं कि वहां की सरकार ऐसे लोगों को जब शह देती है? इमाम बरकती के आपने बिगड़े बोल तमाम टीवी चैनल पर देखे होंगे। वो व्यक्ति जो है देश के गद्दारों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, फिरका परस्तों के ऊपर, याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों के लिए नमाजे जनाजा पढ़ता है, तो समाज पे इसका असर जो है कैसा जाता है? ओसामा बिन लादेन के मरने पे पूरा विश्व खुश था। निर्दोष बच्चों कितनों को मार दिया ओसामा बिन लादेन। उसके मरने पे जैसे कि आपने बोला नवाजे जनाजा, इसका होता है आत्मा की शांति, यानी एक आतंकवादी के आत्मा की शांति के लिए नवाजे जनाजा पड़ता है। और उसमें उसके मंत्री, ममता बनर्जी की मंत्री जाते हैं उससे मिलने के लिए। ममता बनर्जी खुद उससे मिलती है, इमाम बरकती से, ठीक है। और ये बताइए, भारत में रह के कश्मीर में कभी सुने थे कि पाकिस्तान का ड्रेस पहन के 370 से जब तक नहीं हटा था कि जो पाकिस्तान का ड्रेस पहन के क्रिकेट खेला जाता है? बंगाल में बहुत से ऐसे एरिया है, जब मैं गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि जो बंगाल में पाकिस्तान का ड्रेस पहन के बैट बॉल खेला जाता है। युवा क्रिकेट, बहुत सारे ऐसे जो है मुस्लिम युवा, वो पाकिस्तान का ड्रेस पहन के क्रिकेट खेलते हैं और एक FIR भी नहीं किया जाता है। ये वहाँ का हालत है। आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जो पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में दंगा देखते थे होता था। योगी आदित्यनाथ जब से आए उन्होंने, और जो उनका शिकायत कीजिए, एक भी दंगा होने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो पाया। आपको पश्चिम बंगाल में बताता हूं, मालदा जगह है, धूलागढ़ जगह है, नॉर्थ 24 परगना का एक भदुरिया जगह है, मुर्शिदाबाद जगह है। यहाँ पे बजाबते पुलिस जो है ममता बनर्जी के वर्कर के तरह, जैसे पुलिस का काम क्या है, जब दंगा हो तो कंट्रोल करना। मैंने जिन जगहों का नाम लिया, यहाँ पे जब दंगा हो रहा था तो क्या कहते हैं, हिंदू के घरों को तोड़ दिया गया, घरों को जला दिया गया, और पुलिस जो है मुख दर्शक बन के बैठी रही। ऊपर से ऑर्डर था पुलिस को कि भाई वो मेरा वोट है। ममता बनर्जी बोली जो गाय दूध देती है उस गाय को एक ग्रामीण भाषा में बोला जाता है लथाड़ मारना, तो उसका लात भी खाया जा सकता है जो दूध। यानी कि अगर दंगा होता है तो दंगा में पुलिस का काम, और वहां जला दिया गया। किसी पे कोई राष्ट्रीय कोई मीडिया चैनल ने खबर नहीं उठाया। तो लब्बो लुबाब ये है कि पश्चिम बंगाल जो है तुष्टीकरण के एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है कि कभी भी वहां पर जो है विस्फोट हो सकता है, क्योंकि दंगों के रूप में छोटे मोटे विस्फोट आपने हमने देखे। और इस विस्फोट का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ता आज तक मौत की घाट उतार दिए गए। अभी ताजा एक जो है 75-80 वर्ष की महिला है, एक बहुत ही वृद्ध महिला है, उनकी फोटो जो ट्विटर के ऊपर वायरल हो रही है, पूरे कलकत्ता के बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स पे उनकी फोटो लगाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं। पर देश ये सवाल पूछना चाहता है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से ये सवाल पूछना चाहता है कि आपके गुंडों ने जिस एक मां को उनके घर में घुस के उनको जो है ब्लैक एंड ब्लू मारा है, उनका दोष यह है कि उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता है। तो आप एक मुख्यमंत्री रहते हुए जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली सुनिश्चित नहीं कर सकती, आप लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित नहीं कर सकती, और आपने टीएमसी के कैडर के रूप में वहां के पुलिस और प्रशासन को चला रखा है, तो आपको पश्चिम बंगाल की जनता क्यों चुने? तो ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है, इसका आप जो है इस चुनाव के ऊपर कैसा असर देखते हैं? बंगाल में जो है ना, ये लेफ्ट पहले जो है, ये लेफ्ट का कल्चर है, ठीक है। लेफ्ट जो है वायलेंस से दबाना चाहती है, ठीक है। तो लेफ्ट पहले तो ममता बनर्जी उसके खिलाफ संघर्ष करती थी। ममता बनर्जी को बहुत मारा गया था, ठीक है। तो उम्मीद था एक कि जब ममता बनर्जी आएगी तो वो कष्ट सही है, लेफ्टिस्टों के द्वारा जो हुआ था उनको तो मार दिया जाता, संजोग से ममता बनर्जी बच गई। तो जो खुद आदमी गरीबी का अनुभव किया, उससे लोग को उम्मीद होता है कि गरीब के लिए काम करेगा। लेफ्ट का कैडर को टीएमसी में मिला लिया, जो वहां नक्सल माइंडसेट, माओ का माइंडसेट जो था,
उसको नक्सलिज्म वाला जो था उसको टीएमसी का पट्टा पहना के उसको जो है गुंडा बना दी, और उसका काम है कि बीजेपी के वर्कर को मारना। बीजेपी के वर्कर को वहां पे ये हाल किया जाता है कि जानते हैं कांग्रेस जो है ये मुद्दा नहीं उठाती है, कांग्रेस के वर्कर को भी मारा जाता है। जब पहला बार ऐसा हुआ कि जब पंचायत का चुनाव हुआ तो व्हाट्सएप पे, ये गिनीज बुक में लिखना चाहिए कि भाई व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन किया जाता है भारत में, ऐसा हाल बंगाल का बना दी है। ये तुष्टीकरण का हद होता है, ये वायलेंस, इतना वायलेंस होता है। कोई जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का जनप्रतिनिधि बीजेपी के दफ्तर में महीनों सरपंच आके रहते थे। ये हालत कर दी थी वहां। वॉयलेंस का आलम हमने ये देखा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी में जो है हमला होता है। तो इस प्रकार से जो है विरोधियों को अपने कैडर, अपने गुंडों के माध्यम से जो है डराने का, धमकाने का प्रयास किया जाता है। किस प्रकार से जो वहां पर आज एक राजनीतिक त्रास का, एक राजनीतिक भय का माहौल है, यह जो है समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज एक जो महिला स्वयं एक मुख्यमंत्री है और वहां एक महिला के ऊपर होते हुए अत्याचारों के ऊपर जो है उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इस देश में महिला सुरक्षा जो है ये एक बहुत बड़ी इशू है, इस पे बातचीत होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक पे महिलाओं को सशक्त किया गया, ठीक है। और ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका रिस्पेक्ट सब लोग करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक न्यूट्रल संस्था माना जाता है। और सोचिए एक कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठा हुआ सिद्दीकुल्ला चौधरी जो है, ये ममता बनर्जी का, ये सुप्रीम कोर्ट का जब ट्रिपल तलाक पे डिसीजन आया जो कि महिलाओं को सशक्त करता है। महिला अगर रोटी खराब बनाती है, तलाक तलाक तलाक, घर से निकाल दो। अरे भाई एक रोटी खराब होने, सो के लेट उठी, तलाक तलाक तलाक, घर से निकाल दो। महिलाओं को सशक्त करने वाला डिसीजन आया। जो महिला इसके लिए लड़ी, सिद्दीकुल्ला चौधरी तो पहले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही गलत बता दिया, ठीक है। और उसके बाद इशरत जहां नाम की एक महिला थी जो संघर्ष की थी, उस महिला को धंधेबाज औरत कहा और सब चुप। कोई मीडिया इस बात को नहीं उठाया कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए इतना इतना चैंपियन है बॉलीवुड में, कि भाई हम महिलाओं के लिए लड़ते हैं, तापसी पन्नू है, स्वरा भास्कर हैं, भाई हम लोग फेमिनिस्ट हैं। भाई फेमिनिस्ट हो तो एक इशरत जहां की नाम की महिला जिसको धंधेबाज कह रहा है, एक मंत्री धंधेबाज कह रहा है, जो महिला सशक्तिकरण, तुम लोग चुप्पी क्यों साध लेते हो? ये तुम्हारा हिपोक्रेसी है, ये तुम्हारा दोगलापन है। जो आपको दंगा की बात की, एक पत्रकार ने दंगा का रिपोर्टिंग किया। जब मैं वहां गया उस एरिया में जहां दंगा हुआ था, हिंदुओं के घर को जला दिया गया था, मैं जब वहां गया तो लोग रो रहे थे और बोले कि कोई पत्रकार नहीं आता है आप लोग से पूछने के लिए, पत्रकार तो स्किन को काला कर लेते हैं। भाई देश में इंटॉलरेंस आ गया। तो जब मैं गया वहां जो मारा गया, पूछे, बोला कोई महिला नहीं आया। मैंने रिसर्च किया कि कोई पत्रकार वहां पहुंचा, कोई समाज से भी पहुंचा। एक चैनल का एक पत्रकार पहुंची थी, उस चैनल के एडिटर पे एफआईआर कर दिया कि तुमने दंगा को क्यों कवर किया। ये वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो बर्बाद है, डर बैठा हुआ है। अभी अगर किसी का वहां सरकार बनती है राष्ट्रवादियों की, तो पहले जो वहां ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेसमैन में जो डर बैठ गया है अंदर तक, उस डर को निकालना बड़ी बात है। अब ये सोचिए कि बिजनेसमैन है, वहां प्रोफेसर है, कोई डर से नहीं बोलता है, देखता है कि कैमरा, बोलता है कैमरा नहीं है, एकदम शांति से कैमरा बंद कर दीजिए तो आपको बताएगा, बिजनेसमैन बताएगा। जो वहां छोटा छोटा व्यापारी है, सबसे कट मनी, घर बनाना है, बालू लेना है, सीमेंट, हर जगह ममता बनर्जी का माफिया बैठा हुआ है। और कौन बोलेगा? भाई जब आपका प्रशासन जो है वो आपका कार्यकर्ता बन जाएगा, जिसको राज्य और देश चलाने के लिए बोला जाता है, जिम्मेदार होता है, उस प्रशासन के अंदर ममता बनर्जी का डर बैठा हुआ है। ये हाल बंगाल का कर दिया है। आज कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के 10 साल के शासन ने पश्चिम बंगाल को बनाना रिपब्लिक से भी बदतर बनाने का काम किया है। इस पूरी मुहिम की जो हमारी कोशिश है, यह बंगाल की असलियत आंकड़ों के साथ आप लोगों के बीच में लाने की थी। वहां के प्रदेश की जनता का जो है स्वय विवेक का निर्णय है कि आने वाले चुनाव में
आप जो है सत्ता पर किसको बिठाएंगे, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वहां पर होती हुई हिंसा को देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से लोग नॉमिनेशन तक जमा नहीं करवा पा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली व्हाट्सएप पर लोगों ने अपने नॉमिनेशन जमा करवाए और वहां पर वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए। इतने रिग्ड इलेक्शन शायद आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। तो ममता बनर्जी ने जो एक वहां पर अपना खौफ बना रखा, उसका तोड़ निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इस प्रकार की राजनीति, इस देश के अंदर इंटॉलरेंस के ऊपर बात करने वाले लोग, इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले लोग, जैसे ही पश्चिम बंगाल का कोई मामला आता है उनके आंख नाक मुंह सब बंद हो जाते हैं। हम फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और भी देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलुओं और उनके अंतःकरण के जो काले सच हैं उनको आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे और उस सच्चाई को आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप देश हित में एक सशक्त निर्णय ले सकें, एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद।